100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, हिंदुस्तान के सभी किसानों की समस्याएं करीब करीब एक जैसी हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश की योजनाओं में हमारे देश की आर्थिक तरक्की में खेती का योगदान निरंतर घट रहा है। हमारे देश की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी उसमें खेती का योगदान 56% था और वर्ष 2012 में यह योगदान घटकर 24% तक नीचे आ गया। अब अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना के सही आंकड़े आ जाएंगे तो यह पता चलेगा कि यह योगदान घटकर अब 16 से 20% के बीच रह गया है। अभी भारत सरकार के योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया है। यदि उसका ठीक अध्ययन किया जाए तो उन्होंने इच्छा तो व्यक्त की है कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की 8% के हिसाब से होनी चाहिए। जब तरक्की 8% के हिसाब से हो तो उसमें कृषि का योगदान कम से कम 4% के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन उसी समीक्षा में हम यह पढ़ते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में खेती का योगदान 3% के हिसाब से आर्थिक तरक्की में गिना जाता था, वह अब घटकर केवल 2% पर रह गया है। कुछ ऐसे वर्ष भी निकले जब हमारे देश की कृषि की प्रगति विपरीत दिशा की ओर चली गई। ऐसा क्यों हुआ, इसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिस देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर करती है, जिस देश की आबादी का 60% आदमी कृषि पर निर्भर है, 11 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर रहते हैं, उस देश की पैदावार क्यों घटती चली गई? यह बात मेरी समझ से परे है। देश में पर्याप्त वर्षा हुई है, प्रकृति ने हमारा साथ दिया है, फिर क्या कारण है कि हमारी कृषि आमदनी में अपेक्षित वृद्धि होने के बजाय लगातार घट रही है और किसान बर्बाद हो रहा है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, उसकी लगातार दुर्दशा हो रही है और व्यापारी और अधिकारी संपन्न हो रहे हैं। श्रीमान, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की आबादी आज 1 अरब 8 करोड़ की संख्या पार कर गई है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए 2-3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। साथ ही दलहन और तिलहन की उपज हमारे देश में आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रही है। आज सबसे अधिक दाम दालों के बढ़े हैं। गरीब आदमी के लिए वह प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन आज लोगों को वह जिस दाम पर मिल रहा है उससे खरीदने में गरीब आदमी असमर्थ है। दालें आज आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई हैं। गरीब आदमी के लिए खाद्य तेल दूसरी आवश्यकता है, उसे भी आज हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है और ऊंचे दामों पर वह उपलब्ध हो रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वे दलहन और तिलहन की पैदावार की
ओर अग्रसर हो सकें और हमारी जो परंपरा से चली आ रही गेहूं और चावल की खेती है उसकी तरफ से उसका रुझान कम हो और वह इन महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन कर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें। मान्यवर, जहाँ तक चीनी का संबंध है, पिछले साल हमारे देश में चीनी की पैदावार बहुत कम हुई है, जिसके कारण हमें चीनी बाहर से मंगानी पड़ी और उसके दाम आसमान पर पहुंच गए, जिस भाव पर गरीब आदमी खरीद नहीं सकता है। एक तरफ किसानों को गन्ने की उचित कीमत समय पर नहीं दी जाती है और जब गन्ना अधिक पैदा करता है जो उसका गन्ना मिट्टी के मोल पर बिकता है, जिससे निराश होकर वह अगली बार गन्ने की फसल नहीं बोता, जिसके कारण ही गन्ने की पैदावार कम होने से चीनी की कमी देश में होती है। आपको स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पहले जब किसानों के गन्ने के उचित मूल्य के लिए आंदोलन किया था, तब गन्ना खेतों में जलाया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि क्या आपने अधिक गन्ने की पैदावार मुझसे पूछकर की थी। इस तरह का रवैया यदि सरकार का रहेगा तो किसान क्या करेगा। सरकार को किसानों और गरीबों के हित के लिए एक सही नीति अपनानी चाहिए, जिससे किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके और गरीबों एवं मजदूरों का भी भला हो सके। महोदय, आज सिंचाई का अभाव है। हमारे देश का केवल 40% क्षेत्र सिंचित है, बाकी ईश्वर के भरोसे पर ही चलता है। अगर उसकी कृपा न हो तो किसान भगवान को प्यारा हो जाता है। दुनिया में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन हमारे देश में अन्य देशों के संतुलन में केवल 3% का निवेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता है। विश्व के तमाम वैज्ञानिक साल में 2 या 3 रिसर्च पेपर निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साल में एक भी नहीं निकलता है। इसीलिए जानकारी के अभाव में हमारे किसान परंपरागत फसलें ही बोते हैं। किसानों को उसके लिए उचित सहायता सरकार की ओर से नहीं मिलती। धन्यवाद।